आदाब, मैं हूँ वसदुल्ला ख़ान, मेरे साथ हैं शाहज़ेब जिलानी और ज़र्रार खोड़ो। इस मुल्क में रफ्ता रफ्ता सेहतयाब होना महंगा होता जा रहा है और मरना सस्ता होता जा रहा है। बजट आता है, आधे से ज़्यादा अरकान पार्लिमान उसे नहीं पढ़ते और जो माहिरीन हैं फिर बाद में पढ़ते हैं तो उसमें जो बारूदी सुरंगें छुपी हुई होती हैं वो रफ्ता रफ्ता फटती हैं और फिर उनके नुकसानात का महीनों के अंदर अंदाज़ा होता है। उसमें किस शोबे पे शब खून मारा गया, किस शोबे पे डाका डाला गया, कहाँ किस चीज़ को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, कुछ नहीं पता चलता। फ़ाइन प्रिंट जो है रफ्ता रफ्ता खुलता है और वो हम सब की गर्दन में एक फंदे की तरह फिट होता चला जाता है और उस वक्त हम तड़पने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये मैं तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि पाकिस्तान में सेहत का शोबा पहले ही अधमुआ है। जो लीस्ट प्रायोरिटाइज किस्म जो लिस्ट बनती है उसमें तालीम और सेहत जो है वो नीचे होते हैं। जब दवाएं महंगी होती हैं तो 2 नंबर दवाएं और जाली दवाओं की मार्केट उन्हें फिल करती है, लेकिन जब तिब्बी आलात और आलात जर्राही जो कि आम आदमी नहीं ख़रीदता, वो हॉस्पिटल ख़रीदते हैं, वो क्लिनिक्स ख़रीदते हैं, वो महंगे होते हैं, तो उसके बाद आदमी की समझ में नहीं आता कि वो जिए या मर जाए। आपने शायद नाम ना सुना होगा, मैंने भी पहली दफ़ा ये नाम सुना है, हेल्थ केयर डिवाइसेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में आलात जर्राही और जो डायग्नोसिस के आलात हैं तैयार करने वाली सनत और जो दरामद कुनिंदगान और बरामद कुनिंदगान हैं लगभग 200 से ज़ायद, उनकी नुमाइंदा तंजीम है। उसके चेयरमैन हैं मसूद अहमद साहब, जिन्होंने कुछ दिन पहले ऐवान सनत व तिजारत को एक ख़त लिखा जिससे पढ़ के हमारे जिस्म में झुरझुरी दौड़ सकती है। उस ख़त के मुताबिक जो नया बजट अब आया है, फेडरल बजट, उसमें डायग्नोस्टिक किट्स, दिल के अमराज से मुताल्लिक़ प्रोडक्ट्स जैसे स्टंट्स, एंजियोग्राफी के आलात और डायलिसिस के आलात जो पहले जीएसटी और सेल्स टैक्स वगैरह से मुस्तस्ना हुआ करते थे, अब उन पे से वो तहफ़्फ़ुज़, वो छतरी हटा ली गई है, उन पे भी ये जीएसटी और सेल्स टैक्स लागू होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आपका जो लैब के टेस्ट हैं या डायग्नोसिस हैं या दूसरे जो आपके डायलिसिस के आलात जो हफ्तावार आप इस्तेमाल करते हैं, उन सब के अखराजात में मजमूई तौर पे कह तो ये रहे हैं कि 30 से 40% इजाफ़ा होगा, लेकिन जब मुझ तक पहुँचेगा तो शायद 50% तक इजाफ़ा हो जाए। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और एक ऐसे मौके पे जबकि दीगर मदों में बजट काटा जा सकता था? सेहत जो पहले ही अदमुआ है उस पर शब खून क्यों मारा गया? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान हैं हेल्थ केयर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मसूद अहमद साहब। थैंक यू सो मच। मसूद साहब, मेरा सिर्फ एक सवाल है, मर जाएं क्या? वो भी मुश्किल हो गया, इतना आसान नहीं है मरना। तो ये अच्छा, ये आपने आपके ख़त से ये तवज्जो हुई, हालांकि हम ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ जो इस्लामाबाद में मीडिया वाले बैठे हैं या जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो चीख पड़ेंगे। अब तक उस तरफ से कोई बाज़गश्त हमें सुनाई नहीं देती। हमने तकरीबन हर पार्लियामेंटेरियन को कही, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब तक को ये लेटर भेजा है, उसमें यही मेंशन किया है सारा कि देखिए ये सेहत का शोबे को छोड़ दीजिए। आपने स्केड्यूल 6 के चक्कर में हमें 112 और 120 की जो पूरी लिस्ट है उसको भी रगड़ दिया, तो उसमें सारे कार्डियोलॉजी की चीज़ें आ गई हैं, 100-200 से ज़्यादा उसकी प्रोडक्ट्स हैं। फिर जब डायग्नोस्टिक टेस्ट आप करवाने जाएंगे वो सब की प्राइस बढ़ गई, उसमें सेल टैक्स लगा दिया। तो इसकी वजह से जो मैंने पहले भी आपसे मेंशन किया कि 25-30% तो सीधा सीधा फ़र्क पड़ना है। देखिए, हम एज़ एन इम्पोर्टर हमारा काम क्या है, क्योंकि ये 90 से 95% मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो इम्पोर्ट होती हैं, पाकिस्तान में बनती नहीं।
अगर बन रही होती तो बहुत अच्छी बात है, आप टैक्सेस लगा दें, आप ड्यूटीज़ लगा दें कि लोकल इंडस्ट्री जो है वो पनपे। लेकिन हुआ क्या कि हम इसमें कोशिश बहुत कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ लग जाए। जब ये कोरोना हुआ था उसके बाद तो सारे लोगों ने एकदम शुरू किया था जी हम यहाँ पाकिस्तान में बनाएंगे। बहुत सुना था, आपको याद है? सॉरी बात काट रहा हूँ, कोरोना के दौरान कि पाकिस्तान में वेंटिलेटर, क्या वो बना उसका? बस वो कोशिश की लोगों ने, यकीनन कोशिश की और थोड़ा बहुत बना भी, लेकिन हम क्योंकि पेंडेमिक जैसे ही ख़त्म होता है हम भी बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल मामला जो है वो ठप हो गया। 1-2 कंपनी वाले बेचारे अभी तक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान ये भी हो गया कि सैचुरेशन हो गई, इतने वेंटिलेटर्स आ गए पाकिस्तान में कि अब वेंटिलेटर्स हमारे पास बहुत हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि अब जो टेस्ट करने वाली चीज़ें हैं उस पर प्राइसेस बढ़ानी शुरू कर दी हैं आपने। उस वक्त भी बल्कि देखिए कोविड के केस में जब ये पेंडेमिक हुआ था तो कुछ एक लिस्ट बनी थी बाकायदा 62 आइटम्स की, जिस पे गवर्नमेंट ने ड्यूटी प्लस सेल टैक्स माफ़ किया था कि यार ये करें। तो हम तो ये कहते हैं यार सेहत का शोबा ऐसा है कि कम से कम इस पर तो फ्री कर देना आप हेल्थ केयर को। अगर तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो तो बात समझ में आए, अब इम्पोर्ट हो रही है उस पर आप ड्यूटीज़ टैक्सेस लगा रहे हैं, डॉलर बढ़ता है, आपको पता है डॉलर जितना डिवेल्यूशन। अच्छा ये बताइए, ये पहली बार ऐसा हुआ है या पहले भी आपको याद पड़ता है कि किसी बजट में ये जो शेड्यूल 6 में ये जो चीज़ें आती हैं सेहत के आलात, इन पे कभी ड्यूटी लगी हो या टैक्सेस लगे हो? नहीं, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, क्योंकि आपको पता है कि 112 कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जब ये पूरा शुरू हुआ था 2010-2012 के बाद, तो फिर ये गवर्नमेंट ने इस पे ये फैसिलिटीज़ दी। उसके बाद ये डायग्नोस्टिक पे भी सारा हमें 120, जब ये डेंगू हुआ उस वक्त ये लिस्ट बढ़ती चली गई कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो 120 वाली लिस्ट में आ गई। लेकिन 15-20 साल से ये फैसिलिटीज़ चल रही थी कि सेल टैक्स जो है एग्जम्प्टेड था। अच्छा, अब अगर हम टेस्ट की बात करें, मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ कि आवाम पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका। तकरीबन 27% पाकिस्तान में जो एडल्ट हैं उनको डायबिटीज़ है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया में इजिप्ट के बाद, इजिप्ट के बाद अभी जो रिसेंट आया उसमें हम इसमें क्रॉस भी तो मतलब हमने इजिप्ट हम लड़ रहे हैं दोनों, मिस्र को पीछे छोड़ दिया। चले, बड़ी खुशखबरी है ये। एक जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको दिन में कितनी बार टेस्ट कराना पड़ता है? देखिए नॉर्मली क्या लोग अब घर पे रखते हैं ना, अब हर वक्त आदमी लेबॉर्ट्री में नहीं जा सकता है, उसके लिए नॉर्मली HbA1c लोग करवाते हैं, तो HbA1c में भी वो टेस्ट की प्राइस बढ़ जाएगी अब तो ग्लूकोमीटर ये होता है रिकमेंडेड कि एटलीस्ट एक दफ़ा तो जो ग्लूकोमीटर वो करेगा, तो उसकी जो स्ट्रिप्स हैं उस पर भी सेल टैक्स लग गया अब। तो अब आप सोचिए कि कितनी लोग हैं इस वक्त जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और वो जाके बेचारे फार्मेसी से स्ट्रिप्स लेते हैं उसकी, स्टंट्स पे टैक्स लग गया। और ये इसके ऊपर सारी कार्डियोलॉजी की जो एंजियोग्राफी, आपकी एंजियोप्लास्टी, इकोकार्डियोग्राफी, ये जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं उसके कार्डियोलॉजी के, उन पर लग गया। और उसके बाद इसलिए हम ये कह रहे हैं कि डायग्नोस्टिक नॉट ओनली ये टेस्ट, अब आप कैंसर के रिलेटेड टेस्ट वो टेस्ट भी हैं, आपके हेपेटाइटिस। देखिए हम बात करते हैं कि जी 2030 पाकिस्तान ने एलिमिनेशन प्रोग्राम साइन किया WHO के साथ कि हमने ख़त्म करना है HCV को, जैसे हम हेपेटाइटिस को, जैसे हम पोलियो के लिए वर्किंग कर रहे हैं। आप 2024 में बैठे हैं, आप नेक्स्ट 6 ईयर्स में, और वो आपको पता है तकरीबन 10 से 12% हमारी HCV प्रिवलेंस है। तो पॉपुलेशन का हिसाब लगा लीजिए आप कितने टेस्ट आपने, पहले टेस्ट होंगे सबके, टेस्ट करने के बाद फिर उसके नॉर्मली रैपिड टेस्ट होते हैं कि जी आप उसी वक्त टेस्ट करते हैं, फिर इसको एलाइजा पे ले जाते हैं, फिर PCR होता है जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, ये तमाम टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इन सब पे सेल टैक्स है। उसके बाद मेडिसिन आएगी जो देनी है आपने, तो ये पहले तीनों टेस्टों पे आपकी प्राइसेस जो है वो 25 से 30%। अच्छा, गवर्नमेंट ये नहीं देख रही कि गवर्नमेंट ने खुद बजट देने, प्रोग्राम चलाने हैं, चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, और उसमें जो है ये प्राइस बढ़ जाएगी सारी, खुद भी पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे इन लोगों को। अच्छा, ये नहीं मैं ये जानना चाह रहा था कि गुर्बत की शरह 40% के लगभग बताई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मरीज़ है वो प्राइवेट हॉस्पिटल शायद अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, या वो जो वेलफेयर के नाम पे खैराती हॉस्पिटल वगैरह चल रहे हैं उनसे रुजू करेगा। उन पे ये जो अब नया ये टैक्स टूटा है या GST टूटा है, उन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए जो रिसेंट उसमें आया उसमें तमाम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे भी इन्होंने GST लगा दिया।
पर भी हम बात कर रहे हैं कि भाई आप इसको डिफ्रेंशिएट करें कि वो हॉस्पिटल्स, नाम लिए जा सकते हैं, इंडस है, SIUTS इनके अंदर, LRBT है, कि ये लोग तो कैश फ्री हॉस्पिटल्स हैं ना, कहीं कोई चार्ज नहीं करते 0%। लेकिन अगर आप इन पे भी सेल टैक्स लगा देंगे तो इनकी बेसिकली होगा क्या कि आपके पास एक सर्टन अमाउंट है, उस पर आपने नंबर ऑफ़ पेशेंट इतने ट्रीट करने, अब आपको 30% उतने पैसे और इकट्ठे करने हैं, या 30% जो पेशेंट है उसको माइनस कर दें आप। तो आप ये सोचिए कि उसी पैसों में 30% मरीज़ अगर माइनस हो जाएं, खुदा ना खास्ता, तो क्या होगा? आपके लोगों की सेनेट में भी जो फाइनेंस कमेटी है वहाँ पे भी आपने अपना केस पेश किया है। उनका मैं एक देख रहा था जो डिटेल्स उन्होंने जारी किए हैं, जो वो कह रहे हैं गवर्नमेंट से आप रिविजिट करें, उसमें ये आपका वाला भी ये मामला है तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। वहाँ पे आपको क्या जवाब मिला है हुकूमत की तरफ से? कोई थिंकिंग गई है इसमें, या बस वो कह रहे हैं बाबुओं ने बजट बना दिया तो बस? एक्चुअली यही हुआ। जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जी ये बजट बन गया है, तो उसमें हम, इसलिए मैंने कहा ना, हम खुशगवानी में हैं कि शायद ये गलती से सेहत भी इसमें आ गया है, तो अब ये उसको शायद रिविज़िट कर लें। लेकिन बार बार उनको बताना पड़ रहा है, सेनेट कमेटी को बताना पड़ रहा है, औरंगज़ेब साहब को ख़त लिखा है हमने, प्राइम मिनिस्टर साहब को, इधर चेयरमैन PPP को ख़त लिखा है, इन्होंने भी बात की है। तो ये हो रहा है कि किसी भी तरीके से इसको आप कंसिडर कर लें, क्योंकि जर्नल होगा क्या, अल्टीमेटली आम आदमी जो है ना वो पिस जाएगा। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं ऐसे हम। अब हमने इकोनॉमिक्स में बड़ा हमने सुना है ट्रिकल डाउन का, और जनरली इसको जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि यार देखें, अगर जो एलीट हैं, ऊपर के जो तबके हैं, अगर वो पैसे कमाएंगे तो इवेंचुअली वो कमाई, इकोनॉमिक गेन्स जो हैं वो नीचे ट्रिकल डाउन करते हैं। इन इफेक्ट ऐसे कभी नहीं हुआ। खुशहाली ट्रिकल डाउन होते नहीं, खुशहाली गुर्बत जरूर देखी, गुर्बत, हाँ, जो इकोनॉमिक कॉस्ट्स हैं वो हमेशा ट्रिकल डाउन नहीं, बल्कि वो एक सैलाब की सूरत में हमेशा नीचे, क्योंकि पानी अक्सर नीचे ही जाता है ना हमेशा, तो जो सारा सैलाबी पानी है जिस तरह इकोनॉमिक कॉस्ट का, वो भी नीचे के तबकों को ही सबसे ज़्यादा हिट करता है। मैं बार बार ये टेस्ट पर ही आना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप कभी भी जाएं, किसी भी लैब पर जाएं, तो आप देखते हैं कि भरे हुए होते हैं, ऐसे ही है, राइट? और क्यों भरे हुए होते हैं? एक तो हम शुगर की बात करें, लोगों को शुगर के टेस्ट कराने हैं, डायग्नोसिस नहीं होगा तो ट्रीटमेंट, इलाज छोड़ दें, ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये लाइलाज चीज़ें हैं। गुर्दे के भी जो मसले मसाइल होते हैं लाइलाज हैं, आपको सिर्फ हैंडल करना होता है, राइट? कितने इस तरह के शोबे हैं जो जिनसे लोग मतलब वाबस्ता होंगे, या इस तरह के जो मर्ज़ हैं जिनसे लोग फेमिलियर होंगे, जिनके टेस्ट आप रूटीन में लोग कराते हैं और वो महंगे हो जाएंगे? हम गिनवा सकते हैं इन्हें? देखिए, CBC सबसे पहले तो आप हर आदमी कंप्लीट ब्लड काउंट, हर आदमी की कोशिश होती है कि यार ये तो मेजर, सबसे पहले तो वही होता है नॉर्मली कि यार ये कर लें। उसके बाद एक शुगर टेस्ट आपके सामने है, या यूरिन शुगर भी है, ब्लड शुगर भी है, ये दोनों टेस्ट हैं। फिर आप इधर से हटिए, फिर आप लिपिड प्रोफाइल कराने जाते हैं या LFT करवाते हैं, बिल्कुल वो वाला, या LFT बिलोबिन वगैरह टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, फिर हेपेटाइटिस के टेस्ट। अच्छा, मज़े की बात ये देखिए, ब्लड बैंक में भी ये सारी स्क्रीनिंग की जो की जाती है, उसमें हेपेटाइटिस B, C, HIV और सिफिलिस के टेस्ट होते हैं। ये चारों अब उसके मद में आ गए, और इन पर भी जो है वो सेल टैक्स लग गया, तो ये भी अब ब्लड बैग भी आपको महंगा मिलेगा। इफेक्ट देखिए कहाँ आएगा, ब्लड बैग महंगा मिला, ब्लड महंगा हुआ, सर्जरी में जाएगा, जितना लगेगा तो सर्जरी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी आपको। फिर बच्चों को लगाना है, थैलेसीमिया के लिए लगाना है ब्लड, वो भी डेफिनेटली वो भी प्राइस बढ़ जाएंगी। तो ये बहुत सारे कैंसर के बहुत सारे टेस्ट हैं, यकीन करें वो भी तमाम इसके अंदर आ गए। तो हम ये बार बार इसलिए कह रहे हैं गवर्नमेंट से कि देखिए, इसमें CBC है, डेंगू है, आपके कैंसर्स के हैं, शुगर के टेस्ट हैं, इन सब चीज़ों को ज़रा कंसिडर कीजिए। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, ये तमाम के तमाम ऐसे टेस्ट। अच्छा, ये आप हुकूमत को कह रहे हैं, हुकूमत आपको क्या कह रही है? मैं ये भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, जब ये बजट से पहले भी सबको पता था कि बहुत ही खौफनाक बजट आने वाला है, और ऐसा ही हुआ। अब जब बाबू या IMF देखते हैं, वो लाइन बाय लाइन देखते हैं कि यार यहाँ से इतना कमाया जा सकता है, ये एग्जेम्पशन काट दो, यहाँ पर आप इतनी टैक्स लगा दो, इतने आपको रिटर्न इस पर मिल जाएगा। प्रैक्टिकली ग्राउंड पर सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ होती है। और मसूद साहब, अब ये जो टैक्स लगा है, या कम से कम एग्जेम्पशन हटी है, तो टैक्स लगेगा, इससे आपकी इंडस्ट्री को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना ना?
ये देखिए मतलब सच्ची बात है, बीइंग एन इम्पोर्टर या जो हम इंडस्ट्री है या हम लोग जो इम्पोर्टर हैं, हमारा सिर्फ वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। मतलब जितना पैसा आपको चाहिए काम चलाने के, उसके लिए 25% और चाहिए होगा जो सेल टैक्स की मद में हम दे देंगे, लेकिन हम तो आगे पास आउट कर देंगे, कस्टमर से हम चार्ज कर लेंगे, वो हमें वापस भी शायद मिल जाएगा। बट अल्टीमेटली हु विल बी द सफरर? हम अवाम सारे। और हम भी एज एन इम्पोर्टर अगर हैं तो कल हम भी तो बीमार होना है ना यार, हमने तो मरीज़ बनना है ना। तो अल्टीमेटली हम इसलिए बार बार गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि बीइंग एन इंडस्ट्री या बीइंग एन हम इम्पोर्टर, हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें सिवाय वर्किंग कैपिटल के बाकी कुछ नहीं पड़ेगा, हम पास आउट कर देंगे। लेकिन वो पेशेंट को जब पास आउट होगा ना, तो वो अपना मार्जिन्स डाल के वो इतना पास आउट होगा कि वो जो वसील साहब कह रहे हैं वो तो पास आउट ही हो जाएगा, 50% वो 50% जाएगा ना, वो तो पास आउट हो जाएगा, वो बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा, मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि पिछले 4-5 दिन में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो बिज़नेस लॉबीज़ हैं वो हुकूमत को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमसे वापस लें। हम बात कर रहे थे रियल स्टेट वाले अलग लगे हुए हैं, आबाद वाले, एप्टमा वाले लगे हुए हैं, मतलब जिसका जितना इन्फ्लुएंस है, अखबारों में इश्तिहार आ रहे हैं, टीवी पे चल रहे हैं, अपीलें चल रही हैं। वो मिल्क का कितना इश्तिहार चल रहा है पैकिंग वालों का। अच्छा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा। मुझे ये इस आपके वाले इशू में मुझे इसलिए थोड़ी सी हैरत हुई कि ये पब्लिक हेल्थ का इशू है। मैंने नहीं देखा कि कोई पीएमए, कोई अवामी तंजीमें, कोई जो मरीज़ों की कोई तंजीमें हो हमारे यहाँ। अगर बात आई भी है तो इम्पोर्टर्स की तरफ से आई है, और आप बहुत फ्रैंकली कह रहे हैं कि जी हम पे ये लगा तो हम पास ऑन कर देंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। ये आपका शुक्रिया कि आपके तवज्जुह से कम हमें ये पता लग रहा है कि आगे हमारा बेसिक जो जीना मरना है वो भी कितना कठिन होने जा रहा है। फार्मास्यूटिकल पर हमने कितनी बात की है, दवाओं का एक ऑलरेडी एक मसला चल रहा है, तशखीस भी अगर जो है इतनी महंगी हो जाए तो इसमें जब आप आवाज़ उठा रहे हैं, हैव यू फाउंड एलाइज मेडिकल शोबे के? कुछ हुआ इसलिए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उस पर भी सुना सेल टैक्स लगने जा रहा है, तो उन डॉक्टर्स ने या जो लोग थे उन लोगों ने पीएमए के साथ और बाकी पीमा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3-4 दिन पहले, और ये हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ये कहा गया कि जी हॉस्पिटल्स पे ना सरकार, ये प्राइवेट हॉस्पिटल पे ना सेल टैक्स लगाएं, क्योंकि उन पे सेल टैक्स लगेगा। मुझे तो ये खौफ आ रहा है कि उन पे अगर सेल टैक्स अगर लग रहा है 15%, 25% हमने बढ़ाई, उन्होंने भी अगर अपना वो सेल टैक्स लगा के पास आउट कर दिया पेशेंट को, तो ये तो सोचे कि कहाँ जाएगा। अस्पताल मुंतकिल होने का मतलब है कि आप मेडिकली बैंकरप्ट हो गए। इसका मतलब यही है ना, क्योंकि बेचारा जो गरीब आदमी पहले 8 टेस्ट अगर करवाता था वो 4-5 ही बस करवाएगा, और वो तो वैसे भी हमारे यहाँ अप्रोच जो है वो तशखीस की उस तरह से है नहीं जो हमारा लिटरेसी रेट है। लोग कहते हैं यार बस डिस्प्लिन खा लो ठीक हो जाओगे, हालांकि हम बार बार ये देखते हैं कि जब तक तशखीस नहीं होती आप वसूख से कोई बात नहीं कह सकते ना, इसलिए डॉक्टर्स लिख के देते हैं, लेकिन ये डिटर करेगा ना। इसका मतलब है कि डायग्नोसिस होगा ही नहीं, नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे ना। भाई मैं सेल्फ मेडिकेशन करूंगा, सीधी सी बात। लोग जब तक मैं अफोर्ड कर सकता, इट्स वेरी डेंजरस ना उससे साहब, ये तो ऑलरेडी हम कितनी करते हैं सेल्फ करते हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है कोई रूल्स, तो एंटीबायोटिक डॉक्टर टिका के लिख देता है और आप मेडिकल स्टोर से कोई भी एंटीबायोटिक जाके ले लेते हैं। दुनिया भर में तो ऐसा नहीं होता ना, वो कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन लाओ, बिल्कुल उसके बाद बात करेंगे कि आपको है कि नहीं हो, या टेस्ट करवा के लाइए। आप यहाँ टेस्ट करवाने जाएंगे तो वो इतने पैसे लग जाएंगे। अच्छा डॉक्टर क्या कहता है कि वो अच्छा नहीं टेस्ट कराओ यार, मेरी दवाइयाँ लिख देता हूँ, इसलिए कि वो चाहता है कि उसका पेशेंट जो है ना उसके पास आता रहे। तो अच्छा, ये पूरा एक सर्कल है। पहले आपने थोड़ी सी बात की चैरिटी हॉस्पिटल्स की और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो वैसे ही उनके ठीक ठाक चार्जेस हैं, ठीक है वो क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन वो और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आपका जो मुतालबा है आप उसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि चैरिटेबल को आप बिल्कुल कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जो बिल्कुल ज़ीरो चार्ज कर रहे हैं, जिनके पास कैश काउंटर ही नहीं है, आप उनको कम से कम इसमें न लाइए ना, क्योंकि गरीब आदमी जाएगा ना चैरिटेबल हॉस्पिटल में। देखिए जो भी अफोर्डिंग है वो नॉर्मली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या अच्छे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो गरीब आदमी जाता है वहाँ पर। अब वो अगर 100 लोग जा रहे हैं तो कम से कम वो 100 लोग जाते रहें, उनका इलाज होता रहे। अगर ये 25-30% हमने तो बढ़ा के प्राइस देनी है उनको भी, चाहे वो कुछ भी कर लें, हमारी इंपोर्ट महंगी हो जाएगी। अब अगर डॉलर डी वैल्यू हो गया खुदा ना खास्ता, जो सुन भी रहे हैं, तो फिर सोचिए कि वो इम्पैक्ट अलग आएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जिनके पास कोई कैश काउंटर नहीं है, कम से कम उनको तो एग्जम्प्ट करवाएं। और मुझे उम्मीद भी है बड़ी कि शायद उसके ऊपर कोई जवाब मिला है आपको? बस यही खबरें आ रही हैं कि जी हम कर रहे हैं और करते हैं। आपकी तजवीज़ में गौर हो रहा है। नोटिस तो नहीं लिया ना किसी ने? जब लोग नोटिस ले लेते हैं फिर सारा मसला वहीं से शुरू होता है। अच्छा एक बड़ा स्केप गोट है हमारे यहाँ ना, बहुत आसान है कि आप चीखें, ये चीखें, कुछ भी करें, तो जी हम थोड़ी बजट बना रहे हैं, वो तो IMF वाले बना रहे हैं। हालांकि IMF वाले ये तो नहीं बना रहे,
वो तो ये कह रहे हैं कि ये खसारा है, ऐसे ही ये आपको कम करना है, तो आप जो सबसे कमज़ोर शोबे हैं उन पे कुल्हाड़ी चलाने को तो आप चला रहे हैं ना, वो तो नहीं कह रहे हैं। मैं आपको सबूत दूं कि IMF बजट नहीं बना रहा, क्योंकि अगेन IMF का तो वही है ना, आपने कहा कि यार इतना है आपका खसारा, आपने इसको कम करना है। इस बजट में थोड़ा सा मैं आपका खून जलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वैसे ही आप बचा हुआ है, नहीं, जो खून बचा हुआ है उसका वैसे भी टेस्ट आप कराना महंगा हो जाएगा, तो जला ही लेते हैं। नेशनल कौमी असेंबली और सेनेट का जो बजट है उसमें 100% का इजाफा हुआ है। पहले था 9.9 बिलियन, अब तकरीबन 20 बिलियन है, ठीक है, तो डबल हुआ है कौमी असेंबली। जो इस कौमी असेंबली में जनरली कोई काम होता नहीं है, ज़्यादा शोरी मच रहा होता है आजकल। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी तनख्वाहों में 25% का इजाफा, ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ ये, लेकिन उनको अब लोन्स और एडवांसेस के लिए भी इजी एक्सेस होगी। कुल इसका मतलब है कि 10 बिलियन से जो बजट एलोकेशन थी हुकूमती एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ की, वो अब आ गया है तकरीबन 40 बिलियन तक। ये जो इजाफा हुआ है 30 बिलियन, इसका आधा पता है कहाँ से आ रहा है? जो अभी टैक्स बर्डन सैलरी क्लास पर बड़ा लगा है ना, वो तकरीबन है 75 बिलियन। मतलब कि आपकी जेब में से जो आधे पैसे निकल रहे हैं वो जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और जाहिर है कि जो कमाया जाएगा इस, अच्छा ये भी आप देखते हैं ना कि जो आप अर्न कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है, क्योंकि अब होना क्या है कि अगर टेस्ट की कीमतें बढ़ती हैं, लोग टेस्ट नहीं कराएंगे, टेस्ट नहीं कराएंगे तो मतलब कि डायग्नोसिस नहीं होगा, डायग्नोसिस नहीं होगा, इसका मतलब है कि जब मेडिकल केयर पता नहीं जब आपकी बीमारी इस हद तक पहुंच जाएगी कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकेंगे और वो बिल्कुल ही लाइलाज हो जाएगी। कैंसर आपका स्टेज 1 पे नहीं पकड़ा जाएगा, आपका स्टेज 3 पे आपको पता लगेगा जब इट विल बी टू लेट। तो इस तरह लोग फिर धड़ाधड़ मरते जाएंगे, और शायद यही टारगेट यही है शायद टारगेट यही। देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो गरीब को ख़त्म करो या गुर्बत को ख़त्म करो। अब गुर्बत तो नहीं हो रही है तो गरीब को ही ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब, कम से कम आपने आवाज़ उठाई। उम्मीद करें कि इंशाल्लाह सुने, साहिब इक़्तिदार लोग सुने। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे जूलियन असांज साहब की, विकीलीक्स के बानी, उन्हें रिहाई मिली है। इस मौजू पे बात बैनुल-अक़वामी पीका जी। हमारे मुल्क में तो आए दिन सहाफ़ियों की पकड़ धकड़ होती है, उन पे इल्ज़ामात लगते हैं कि आपने सरकारी राज अफशा की है, आप गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो एक नाम जो पिछले 14 साल में छाया रहा है वो है विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज का। उन्होंने 2010 में विकीलीक्स का जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया था उस पर लाखों खुफिया सरकारी दस्तावेज़ात जारी की थी, जिसमें डिटेल्स थी कि अमेरिका ने किस तरह से अफ़गानिस्तान में, इराक़ में जंग के दौरान कैसे कैसे जराइम कमिट किए हैं। उसके बाद उनके पीछे ज़ाहिर है कि अमरीकी गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादी उनके पीछे लग गए, उनकी पेशियां हुई, उन पर इल्ज़ामात लगे, उन्हें वो लंदन में थे, वहाँ पर उनको कोर्ट का सामना करना पड़ा। और एक लंबा अरसा है जिसमें हमने देखा कि उन पर जो इल्ज़ामात लगे उसमें स्वीडन में 2 ख़वातीन के हवाले से भी इल्ज़ामात सामने आए कि उन्होंने हरासगी की है, रेप के मुर्तकिब हुए हैं, वो इससे इनकार करते रहे। लेकिन अमेरिका ने पूरा ज़ोर लगा दिया कि किसी तरह से इनको पकड़ के अमेरिका लाया जाए, इन पर केस चलाया जाए, क्योंकि जो लाखों दस्तावेज़ात जो उन्होंने जारी की थी और उसमें उन्होंने कोलैबोरेट किया था इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के साथ, उन सब ने मिल के वो पब्लिश की थी, उसने अमेरिकी गवर्नमेंट को, पेंटागन को हिला कर रख दिया था। उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स थी, नाम थे कि उन्होंने इराक़ में, अफ़गानिस्तान में किन किन लोगों के साथ कोऑपरेट किया है, लोकल लोग कौन हैं। तो इंसानी हुकूक़ के जो अलमबरदार हैं, इज़हार आज़ादी के अलमबरदार हैं, उन्होंने उन्हें एक हीरो के तौर पे पेश किया और उन्होंने कहा कि ये जो काम इन्होंने किया है पब्लिक इंटरेस्ट में और अमेरिका की जो हिपोक्रेसी है उसको एक्सपोज करने में वो किसी ने नहीं किया। लेकिन अमेरिका का इल्ज़ाम ये था कि आपने बहुत सारी ज़िंदगियाँ दाव पर लगा दी हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया अब ये दहशतगर्द तंजीमें या जो उनके मुखालिफ हैं वो उनको चुन चुन कर मार सकते हैं। हम ये जानते हैं
कि इस पूरे मामले में जब इनकी पकड़ धकड़ की कोशिश चल रही थी तो एक्वाडोर वो मुल्क था जिसने उन्हें पनाह दी, और जूलियन असान जो हैं वो गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन में एक्वाडोर एम्बेसी में उन्होंने खुद साख्ता जलावतनी अपनाई। 7 साल वो वहाँ पर रहे। उस वक्त जिस गवर्नमेंट ने उनको ये पनाह दी वो अमेरिका के ख़िलाफ़ थी, वो इज़हार आज़ादी में यकीन रखती थी, लेकिन आने वाले बरसों में एक्वाडोर पर दबाव इतना बढ़ता गया और जब वहाँ पे हुकूमत तब्दील हुई तो एक्वाडोर ने भी अपने हाथ उठा दिए और उन्होंने कहा जी अब हमसे नहीं संभल रहा ये मामला, और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा है, क्योंकि वो वहाँ से एक्वाडोर की एम्बेसी से भी उन्होंने अपनी विकीलीक्स, अपने इंटरव्यूज़, अपने जलसे तकारीब वो वहाँ से करते रहे, और बिल आखिर एक्वाडोर ने कहा कि जी अब हम मज़ीद आपके मेज़बानी नहीं कर सकते और आपको यहाँ से जाना होगा। और तब बरतानवी हुकूमत ने उन्हें अरेस्ट किया और 5 साल वो जेल में रहे। आज कल ये ख़बर आई कि उन्होंने प्ली बार्गेन किया है यूएस अथॉरिटीज़ के साथ, उन्हें वहाँ से रिहा किया गया। वो बज़रिया जहाज़ बैंकॉक से होते हुए वो जा रहे हैं मारियाना आइलैंड। कौन से आइलैंड? मारियाना आइलैंड पैसिफिक ओशन पे, जहाँ पे अमेरिकन टेरिटरी ही कहलाता है, यूएस जुरिसडिक्शन। तो वहाँ की अदालत में वो पेश होंगे और तवक्को है कि उन्हें 62 महीने की सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन वो जो 5 साल चूँकि जेल में गुजार चुके हैं बरतानिया में, तो वो उसमें शामिल होने का मतलब ये है कि वो प्रैक्टिकली इस वक्त आज़ाद है। ये क्यों बचना चाह रहे थे अमेरिका के एक्स्ट्राडिशन से या हवालगी से? वो इसलिए कि जो अमेरिका का जो एस्पिनॉज एक्ट है 1917 का, उसके तहत, और अमेरिकी शदीद गुस्से में थे, 250 साल की कैद की सज़ा मिल सकती थी इन्हें। अच्छा, ये जो जेल में थे, जैसे आपने कहा ना कि एक्वाडोरियन एम्बेसी से जब वो निकले नहीं थे, पुलिस दाखिल हुई एक्वाडोरियन एम्बेसी में, उसको घसीट के वहाँ से निकाला और वहाँ से उनको ट्रांसफ़र किया गया बेलमार्श प्रिजन, जो साउथ लंदन में है, जो हाईएस्ट सिक्योरिटी शायद प्रिजन है, जहाँ पर टॉप के टेररिस्ट और टॉप के क्रिमिनल्स हैं, और वहाँ पर उनको 5 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। अच्छा, जून 22 में इन्हें हवाले करने का फैसला बरतानवी गवर्नमेंट ने कर लिया था, लेकिन फिर अदालत में इन्होंने दरख्वास्त दायर की तो वो मामला जो है वहाँ लटका रहा। तो एक तरह से क्या कहना चाहिए कि ये जो हवालगी की गोली है इनकी कनपटी छू के निकली है। तो अब ये है कि ये प्रैक्टिकली इस दौरान काफ़ी लोग ये समझ रहे थे कि शायद उनकी अपनी गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया की कुछ उनके लिए बात करेगी, लेकिन वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप जाने और अमेरिका जाने। मतलब एक्वाडोर ने उसका साथ दिया, लेकिन जो खुद इनका अपना मुल्क था उसने धनिया पी लिया। ऐसा ही है। तो अच्छा, धनिया क्यों पिया ये भी तो देखना चाहिए ना। और पूरी मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स इसके खिलाफ क्यों थी? क्योंकि इन्होंने उनकी जो राज थे वो सामने किए थे। 2000 अगर मैं कुछ जो मेजर जो विकीलीक्स की जो इंकशाफात थे, अगर वो मैं दोबारा याद कराऊँ लोगों को, तो नवंबर 2007 में पहला इनका आया था ग्वांटानामो कैंप के बारे में, ग्वांटानामो बे प्रिजन के बारे में, जिसमें पूरा यूएस मैनुअल सामने रख दिया था कि किस तरह लोगों को टॉर्चर किया जाएगा, किस तरह उनको किन हालात में उनको रखा जाएगा। वाटर बोर्डिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ से ही हमें पता लगी थी, अदरवाइज़ नहीं किसी को पता लगना था कि वहाँ पर क्या हो रहा था। वहाँ पर उनको, आपको पता है कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा एक शो मचाया था कि यार नहीं, हम रेड क्रॉस को भेज रहे हैं या वहाँ पर रेड क्रॉस सबको देख रहे हैं, लेकिन आर्मी मैनुअल के मुताबिक पता लगा कि कुछ कैदी थे जो वो रेड क्रॉस को दिखाते ही नहीं थे, वो किसी और को दिखा देते थे, कहते कि यार ये वो ही बंदा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और फिर के महीनों के लिए लोगों को आइसोलेशन में रखा गया। दूसरा जो बहुत बड़ा इंकशाफ था वो था अप्रैल 2010 में, जब अफगानिस्तान और इराक की वॉर डॉक्यूमेंट्स लीक की, और उसमें एक बहुत मशहूर वीडियो है जिसमें एक अपाची हेलीकॉप्टर से अमेरिकन फोर्सेस इराकी सिविलियंस को कत्ल कर रहे हैं। उसका एक झलकी देख लें। तो सिविलियन जो कत्ल है और हंसते हैं, और बिल्कुल वीडियो गेम। अभी अब आज अगर आप गजा के देखें और आप पूछें कि अमेरिका क्यों इजराइल को सपोर्ट करता है, क्योंकि उन्होंने भी एग्जैक्टली वही चीज़ें की हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमें ये भी पता लगा कि कितनी सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई थी इराक में, क्योंकि अमेरिका ये किसी को बता नहीं रहा था। अफगानिस्तान में भी इसी तरह की डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिलीज़ की कि कितनी हज़ारों
सिविलियंस को कत्ल किया गया जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, और ये सारी अमेरिकन गवर्नमेंट और आर्मी की अपनी डॉक्यूमेंट्स थी। इसमें ब्रैडली मैनिंग का आपने नाम सुना होगा, एक यूएस सोल्जर थी, उन्होंने ये उसको रिलीज किया, चेल्सी मैनिंग, अब चेल्सी मैनिंग हो गई है, पहले ब्रैडली मैनिंग थी। और इसके साथ कोई 2.5 लाख मैसेजेस यूएस डिप्लोमेट्स के भी एक्सपोज हुए थे, जिसमें ये भी पता लगा था कि वो यूएन ऑफिशियल्स की सर्वेलेंस भी करना चाह रहे थे इराक वॉर के सिलसिले में। और पाकिस्तान का भी आपको याद है कि तकरीबन 2010 या 2011 में शायद नहीं 2016 एनीवे अराउंड दैट टाइम, हाँ, बहुत सारी डिटेल सामने आई थी, सऊदीज की, पाकिस्तान की, यूएई की। तो जाहिर है कि जो बंदा सवाल यही इस तरह आपके पोल खोलता है, तो फिर मैं इनका एक कोट पढ़ा था जब इन पे क्रिटिसिज्म हो रहा था, इन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा कोई गलत बात हो नहीं सकती कि कोई हुकूमत जंग शुरू करे, अपने लोगों से झूठ बोले, उनकी ज़िंदगियां दाव पे लगाए, उनके टैक्स पे चले, और इसलिए अगर कोई जंग जायज़ है तो आप लोगों को हकायक बताएं, उन्हें फ़ैसला करने दें कि क्या होना चाहिए नहीं। और ये जो इनकी कोशिश थी विकीलीक्स की, वो इसी तनाजुर में थी। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे गज़ा की।